नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लगातार 7वें दिन इंडिगो का संकट बरकरार, 500 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी रद्द। सिविल एविएशन मंत्री ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। We will take very strict action so that we set an example in the industry. 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेकने का लगाया आरोप। कहा, तुष्टीकरण की सियासत के दबाव में आई कांग्रेस। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, जितना मोदी पीएम रहे उतने साल जेल में रहे नेहरू। अखिलेश बोले, देश को तोड़ना चाहते हैं आज के दरारवादी लोग। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। बैंकिंग, डिफेंस, रियल्टी शेयरों में दबाव। सस्ता नहीं होगा स्टारलिंक का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। कंपनी ने दिए संकेत, डिवाइस खरीदने में लगेंगे 34,000, 8,600 का हो सकता है मंथली प्लान। नए साल में शुरू हो सकती है सर्विस। गोवा नाइट क्लब आग के मामले में 5वीं गिरफ्तारी। क्लब का डेली ऑपरेशंस हैंडल करने वाले भरत नाम के शख्स को दिल्ली में किया गया गिरफ्तार। क्लब के मालिक की धरपकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली कमांडर रामधेर मज्जी का अपने ग्रुप के साथ सरेंडर। नक्सली के सरेंडर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन हुआ नक्सल मुक्त। और अब बात करते हैं इंडिगो संकट की। इंडिगो का संकट आज भी जारी है। इंडिगो की उड़ानें आज भी प्रभावित हुई हैं। आज 500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बुरा हाल है। यात्री आज भी परेशान हो रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और डीजीसीए ने इंडिगो से आज शाम तक जवाब भी मांगा है। ज़्यादा डिटेल्स लेते हैं, हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, बताएं कि सबसे पहले ये बताइए कि सरकार के मोर्चे पर क्या एक्शन है? जी, आज 6 बजे तक की समय सीमा दी गई थी डीजीसीए की तरफ से इंडिगो को अपना जवाब देने के लिए। इंडिगो के सीईओ और जो सीओ हैं उनको, और जो सूत्र में बता रहे हैं जवाब सबमिट कर दिया गया है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी आनी बाकी है, लेकिन कुछ और डिटेल्स आई हैं। मसलन कल जो है डीजीसी के अधिकारियों के साथ इंडिगो के अधिकारियों की बैठक होने जा रही है और इस बात की संभावना है कि जो विंटर शेड्यूल में अतिरिक्त रूट्स उन्हें एलोकेट किए गए थे उसमें से कुछ हटाए जा सकते हैं, इसकी संभावना सूत्र बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ परसों यानी कि वेडनेसडे को इंडिगो के जो सीईओ हैं वो 4 सदस्यीय पैनल के सामने पेश हो सकते हैं, उन्हें समन किया जा सकता है और उसी दौरान लगभग पार्लियामेंट्री पैनल जो कि टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कल्चर का है वो भी डीजीसी जो इंडिगो का सीईओ है उन्हें समन कर सकती है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में अपडेट्स आने वाले हैं। बहरहाल स्थिति की अगर बात करें, आज कुल मिला के 500 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, 1800 के करीब ऑपरेट हुई हैं। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये रही है कि जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस बहुत ही लो चला गया था, 3.8 चला गया था, वो अब 90% तक पहुंच चुका है। इंडिगो का कहना है कि वो उसने लगभग 9,000 में से 4500 के करीब जो लगेज है वो कर दिया है और अगले 36 घंटों में जो बाकी का लगेज लोगों तक नहीं पहुंचा है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका जो रूट नेटवर्क है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो गया है और 10 दिसंबर तक चीज़ें जो है वो बेहतर होने की उम्मीद है। जी, तो संकट जारी है। रोहन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो बता रहे थे रोहन सिंह कि इंडिगो का, बहरहाल
बढ़ते हैं आगे और इंडिगो के संकट पर आज राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिगो की गड़बड़ियों की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सरकार इंडिगो की स्थिति को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है और जांच पूरी होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things have unfolded for those 2 days. Definitely there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry, and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. और इसी बीच विपक्षी दल जो हैं वो इंडिगो को लेकर सरकार की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। अब तो महंगे जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट, और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इंडिगो क्राइसिस अभी भी जारी है। आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। इंडिगो इमरजेंसी कौन देगा जवाब? तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए और देखिए आवाज अड्डा। और आज संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और नेहरू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सदी में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि वंदे मातरम बंगाल के लिए नाक का सवाल है। बंकिम दा ने वंदे मातरम की सौगात दी थी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर अंग्रेजों ने बैन लगाया था और बंगाल का विभाजन किया। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, इसका इस्तेमाल पूर्व से लेकर पश्चिम तक होता था और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग इसका जाप करते थे। वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहा है, यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सभी जगह लोग वंदे मातरम बोलने लगे थे। एक दूसरे का अभिवादन भी वंदे मातरम बोलकर करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वंदे मातरम भारतवासियों के लिए एक मंत्र की तरह कार्य कर रहा था। लंदन, पेरिस, जेनेवा, कनाडा, सभी जगह जहां भी भारतीय थे, भारत के लोग वंदे मातरम लगातार बोलते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाए तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जितना मोदी पीएम रहे हैं उतने साल नेहरू जेल में थे। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। जिस वंदे मातरम ने आज़ादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आज़ादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले
भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में स्टारलिंक का सैटेलाइट फोन यानी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्शन सस्ता नहीं होगा। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कीमतों को लेकर जो संकेत दिए हैं उसके हिसाब से कंपनी की डिवाइस 34,000 की होगी और मंथली प्लान होगा करीब 8600 रुपये का। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार को विभाग को भेज दी हैं। ट्राई ने स्पेक्ट्रम की फीस 4% ही रखने की सिफारिश की है। डिटेल जानने के लिए बात करते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताया क्या बताया है कंपनी ने, क्या संकेत मिल रहे हैं? एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने की तैयारी कर रही है। कंपनी को दूरसंचार विभाग से लाइसेंस मिल चुका है और अब कंपनी को स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। लेकिन इस बीच कंपनी ने भारत में अपने जो दरें रहेंगी उसकी घोषणा भी कर दी है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक भारत में जो स्टारलिंक का डिवाइस होगा उसकी कीमत करीबन 34,000 रुपये होगी, जबकि पर मंथ सर्विस लेने के लिए आपको कम से कम 8,600 रुपये चुकाने होंगे। तो भारत के लिहाज से ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं होगा। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसकी कीमतें थोड़ी सस्ती हो सकती है, लेकिन ये प्राइसेस इंडिकेटेड देखते हुए लग रहा है कि कीमतें बहुत ज्यादा ही रहने वाली है। हालांकि कंपनी ने अभी भारत में बुकिंग लेने की शुरुआत नहीं की है। कंपनी को भारत है सरकार से स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। तो एक बार स्पेक्ट्रम मिल जाता है तो कंपनी उसके बाद बुकिंग लेने की शुरुआत करेगी। कंपनी ने अपनी सेवाओं की टेस्टिंग भी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको करा दी है। तो ये मान करके चलिए कि अगर सरकार कंपनी को इस मंथ एंड तक स्पेक्ट्रम दे देती है तो नए साल में आपको भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से लोगों से के लिए सस्ती नहीं होंगी। और बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 610 पॉइंट गिरकर 85,103 पर बंद हुआ। निफ्टी 226 पॉइंट गिरकर 25,961 पर बंद हुआ है। आज बाजार में कैसा रहा एक्शन, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और मार्केट में काफ़ी गिरावट के साथ कारोबार यहाँ पर आपको देखने को मिला। बात करें निफ्टी की तो यहाँ पर 26,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक तकरीबन 1% का कट, लेकिन सबसे बुरा हाल आपको देखने को मिला स्मॉल कैप और मिड कैप का। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गिरावट तेज नजर आई। तो लूजर्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूं, इससे पहले गेनर्स की चर्चा करेंगे। रिलायंस है, HCL टेक है, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्होंने बाजार को संभाला। लेकिन अब बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की, और इनकी सूची अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन, ये तो नो ब्रेनर है, बड़ी गिरावट 10% से ज़्यादा का कट रहा। JSW स्टील है, BEL है, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी के शेयर गिरे, अगर आप पूरी ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिक्स साइड का एक्शन है। आप देखिए, बढ़ने वाले तो ये 3 ही नाम मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊँगा, इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, सिर्फ एक PB फिनटेक ठीक ठाक है। लेकिन बाकी आप बात करें, फैक्ट है, BDL है, हुडको है, FMCG में काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जहाँ पर आप देखें तो बड़े कट देखने को मिले। डिफेंस है, रिन्यूएबल स्पेस के स्टॉक्स हैं, बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आई। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट चिंता का विषय है, लेकिन भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बड़ा मौका साबित हो रहा है। देखिए संवाददाता केतन जोशी की रिपोर्ट। अनुपम क्रिएशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। गुजरात के ऐसे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के चेहरों पर रौनक है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के ऊपर चले जाने से उनके मार्जिन में 3% तक बढ़ोतरी हुई है। ये बदलाव सीधे तौर पर मुनाफे में तब्दील हो रहा है। 5% का इंक्रीज होने से बेनिफिट्स हुआ है रुपया डाउन होने। फिर भी हम सोचते हैं कि यदि दूसरी कंट्री की करेंसी यदि डाउन हो गई तो ये बेनिफिट चला जाएगा। अभी तो ये 5% का बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट करने के लिए। 2025 में रुपया डॉलर के मुकाबले अभी तक करीब 5% कमजोर हुआ है। चीन के युआन के मुकाबले रुपया स्थिर दिख रहा है। भारत का सालाना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अभी करीब $36 बिलियन है। जानकारों के मुताबिक अगर यहां से एक्सपोर्ट इंसेंटिव सरकार बढ़ाती है तो भारत के कुल निर्यात 25% बढ़ सकते हैं। हमको दूसरी कंट्री के साथ कॉम्पीट करने के लिए गवर्नमेंट से हमारी विनती है कि 4 से 5% का एडिशनल इंसेंटिव दिया जाए बाय वे ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, स्किल डेवलपमेंट और R&D। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए इतना दिया जाए
तो वो हमारी इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स विल ग्रो बाय 20 to 25% इन नेक्स्ट 2 years। चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, टर्की, वियतनाम जैसे देश भारत के मुकाबले सस्ता कपड़ा बेच रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा सपोर्ट परिस्थिति बदल सकता है। अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल जाता है तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में हम दूसरे स्पर्धकों को सीधी टक्कर भी दे पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। गोवा के अरपोरा में रविवार को बर्ज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। इसमें मारे गए सभी 25 लोगों की पहचान हो गई है। इनमें से 20 नाइट क्लब के कर्मचारी थे और 5 पर्यटक। गोवा पुलिस ने क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इस बीच आज पुलिस ने नाइट क्लब के एक कर्मचारी भरत कोहली को दिल्ली से हिरासत में लिया है। क्या हुआ गोवा की नाइट क्लब में, देखिए एक रिपोर्ट। गोवा के नाइट क्लब में आग से कोहराम। गोवा में द बर्निंग नाइट क्लब, आग से जिंदा जले लोग। आधी रात क्लब में आग, मची अफरा तफरी। ऊंची ऊंची उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें आई हैं नॉर्थ गोवा के एक नाइट क्लब की, जहां आधी रात को हुए अग्निकांड ने पूरे गोवा को हिलाकर रख दिया। अरपोरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जहाँ ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से देर रात तक नाइट क्लब में मेरे काफी संख्या में स्टाफ मौजूद था और अधिकतर लोग धुएं भरे जाने से वजह से बाहर नहीं निकल पाए गए। सबसे दर्दनाक बात यही रही कि कई लोग दम घुटने से मारे गए हैं। गोवा पुलिस के मुताबिक उनके पास इस अग्निकांड की सूचना रात 12:04 के करीब मिली थी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे जद्दोजहद के बाद आग को कंट्रोल किया गया, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि किचन में गैस लीक होने से ब्लास्ट हुआ होगा। प्रशासन का ये भी कहना है कि क्लब के सुरक्षा मानकों, एग्जिट प्लान और गैस कनेक्शन की पूरी जांच की जाएगी। ज्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी। आधी रात को लगी इस आग में सबसे ज्यादा मौतें क्लब में काम कर रहे कर्मचारियों की हुई है। आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 4 सैलानी और 14 क्लब के स्टाफ की मौत हुई है। Some are tourists, mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. गोवा में इस नाइट क्लब में लगी आग के दौरान वहां के सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर तत्काल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने इस अग्निकांड पर गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज कर ली है। इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। डिटेल इस रिपोर्ट के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। फिलहाल क्लब को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस बड़े हादसे की वजह बनी? आखिर कौन है क्लब में हुई मौतों का जिम्मेदार? पुलिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और उसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। नमस्कार।